नमस्कार दोस्तों, आशुतोष कोचिंग के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो, हम इतिहास विषय को पढ़ रहे थे। आज हम इतिहास में एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका नाम है महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा, देखो महाराणा कुंभा के जो जीवन को, एक ऐसे शासक हैं, इनके जीवन को 4 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में। तो देखो महाराणा कुंभा का जीवन है वो 4 भागों में किस प्रकार से। नंबर 1, राणा कुंभा की उपाधियां। कुंभा की उपाधियां। राणा कुंभा की उपाधियों से अनेक क्वेश्चन आते हैं। अब देखो नंबर 2 है राणा कुंभा का सैनिक अभियान। सैनिक अभियान। तो राणा कुंभा की सैनिक अभियान में हम राणा कुंभा ने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े थे उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो राणा कुंभा का स्थापत्य जीवन। स्थापत्य जीवन। स्थापत्य जीवन के अंदर राणा कुंभा के द्वारा राजस्थान में विभिन्न बनाए गए दुर्गों का अध्ययन करेंगे। जितने भी दुर्गों का उसने निर्माण करवाया था, इसलिए राणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है, क्योंकि मेवाड़ के अंदर स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का स्वयं राणा कुंभा ने ही शासन निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं राणा कुंभा का साहित्यिक जीवन। साहित्य जीवन। तो महाराणा कुंभा के जीवन को 4 अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। तो राणा कुंभा की उपाधियों का अध्ययन करेंगे, फिर राणा कुंभा के सैनिक अभियान यानी राणा कुंभा के द्वारा लड़े गए जितने भी युद्ध थे उनका अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद राणा कुंभा के स्थापत्य जीवन। स्थापत्य जीवन का अर्थ होता है कि राणा कुंभा ने अपने जीवन में क्या क्या बनवाया, कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, कितने महलों का निर्माण करवाया, कितने मंदिरों का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने राजस्थान के कुल जो मेवाड़ के अंदर 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का स्वयं राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं राणा कुंभा के साहित्यिक जीवन की। राणा कुंभा स्वयं विद्वान और विद्वानों को आश्रय देने वाले थे, इसलिए राणा कुंभा को महाधीराज, राजाधीराज अनेक उपाधियों से सुशोभित किया जाता है। अब हम बात करते हैं राणा कुंभा के जीवन पर। तो देखो राणा कुंभा का जीवन। तो राणा कुंभा का जो जन्म हुआ था, जन्म 1403 ईस्वी में चित्तौड़ के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़ के दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सन 1403 ईस्वी में राणा कुंभा का जन्म हुआ था। बात करते हैं राणा कुंभा के पिता के नाम की। पिता राणा मोकल, माता सौभाग्य देवी। देखो, तो जन्म 1403 ईस्वी को चित्तौड़ के दुर्ग में हुआ था। पिता का नाम था राणा मोकल और माता का नाम था सौभाग्य देवी। अब बात करते हैं कि राणा कुंभा जब ये शासक बने थे तो शासक बनते ही इनके जीवन में 2 समस्याएं थीं। कौन कौन सी समस्याएं थीं? तो देखो, जब ये शासक बने थे उस समय इनके सामने 2 समस्याएं थीं। 2 मुख्य समस्याएं। तो 2 मुख्य समस्याएं कौन कौन सी थी? नंबर 1,
अपने पिता देखो, इनके पिता का नाम था मोकल। क्या नाम था? मोकल। और राणा मोकल की सन 1433 में राणा मोकल की जो हत्या थी वो चाचा और मेरा दासी पुत्र चाचा मेरा ने राणा मोकल की सन 1433 में जिलवाड़ा अभियान के दौरान हत्या कर दी थी। तो इसलिए राणा कुंभा जब शासक बने तो उन्होंने अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा और मेरा से बदला लेने की ठानी। तो देखो, पहली समस्या क्या थी? अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा मेरा से बदला लेना। अब देखो दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या थी कि महाराणा मोकल के एक मामा जी थे जिनका नाम था रडमल राठौड़। ये रडमल राठौड़ थे, वो मारवाड़ के शासक थे। तो रडमल राठौड़ का मेवाड़ में प्रभाव बढ़ता गया। रडमल राठौड़ मेवाड़ में उपस्थित थे और मेवाड़ के सरदारों की हत्या करने लगे और मारवाड़ के सरदारों को वहाँ पर अच्छे बड़े बड़े पदों पर नियुक्त करने लगे। तो दूसरी समस्या क्या थी? रडमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को रोकना है ना। तो पहली समस्या कौन सी थी? देखो, जब राणा कुंभा शासक बने थे मेवाड़ के, उस समय उनके सामने दो समस्याएं थी। पहली समस्या क्या थी? अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा और मेरा से उनकी मृत्यु का बदला लेना। दूसरी समस्या थी कि रडमल राठौड़ के मेवाड़ पर बढ़ते हुए दुष्प्रभाव को, अत्याचार को रोकना। तो महाराणा कुंभा ने अपनी कूटनीति के माध्यम से पहली समस्या के निराकरण के लिए रडमल राठौड़ के सैनिकों के द्वारा, रडमल राठौड़ की सहायता के द्वारा चाचा मेरा की हत्या कर दी। चाचा मेरा की हत्या कर दी तो पहली समस्या से राणा कुंभा मुक्त हो गए। मतलब पहली समस्या अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा मेरा से रडमल राठौड़ की सेना के माध्यम से बदला ले लिया। अब दूसरी समस्या के लिए महाराणा कुंभा ने रडमल राठौड़ की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली को माध्यम बनाया। ये जो भारमली थी वो डावरिया प्रथा के तहत, देखो डावरिया एक प्रथा होती है राजपूतों के अंदर, डावरिया प्रथा। तो डावरिया प्रथा के तहत जो भारमली थी वो राणा लाखा के विवाह के समय हंसाबाई के साथ, ये हंसाबाई रडमल राठौड़ की बहन थी। कौन थी? बहन। और महाराणा कुंभा की ये दादी थी। तो हंसाबाई के साथ जो डावरिया प्रथा के तहत भारमली नाम की एक दासी आई थी, उस दासी के माध्यम से सन 1438 में शराब में विष दिलवाकर महाराणा कुंभा ने रडमल राठौड़ की हत्या करवा दी। तो देखो, हम दोबारा से इस पर एक बार पुनः देखते हैं महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा का जो जन्म हुआ था वो सन 1403 ईस्वी चित्तौड़ के दुर्ग में हुआ था। महाराणा कुंभा के पिता का नाम राणा मोकल था और महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था, जो कि परमार कुल की एक राजकुमारी थी। अब बात करते हैं, जब महाराणा कुंभा शासक बने थे उनके सामने दो मुख्य समस्याएं थी। देखो, दो मुख्य समस्याएं कौन कौन सी थी? नंबर एक, अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा मेरा से उनकी हत्या का बदला लेना। दूसरी समस्या थी कि रडमल राठौड़ के मेवाड़ पर बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना। तो महाराणा कुंभा ने अपनी कूटनीति के माध्यम से रडमल राठौड़ की सेना के द्वारा, उनकी सहायता के द्वारा अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा और मेरा से बदला ले लिया। फिर उसके बाद रडमल राठौड़ की हत्या के लिए राणा कुंभा ने डावरिया प्रथा के तहत
रानी हंसाबाई के साथ जो दासी भारमली आई थी, उस भारमली की सहायता से शराब में विष दिलाकर सन 1438 में रडमल राठौड़ की हत्या कर दी। अब दोनों समस्याओं से छुटकारा पाने के बाद में राणा कुंभा ने अपनी जीतना प्रारंभ किया, मतलब अपने सैनिक अभियान को जारी रखा, दिग्विजय की नीति को अपनाया, मतलब अपने विस्तारवादी नीति को अपनाया। तो देखो विस्तारवादी नीति को किस प्रकार से राणा कुंभा ने अपनाया था उसका अध्ययन करेंगे हम। जब मेवाड़ के अंदर रडमल राठौड़ की हत्या करवा देते हैं कौन, राणा कुंभा, तो उस समय क्या होता है, रडमल राठौड़ का एक पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा। आपने नाम सुना होगा, उस दिन मैंने पढ़ाया था। राव जोधा ने सन 1459 में जोधपुर शहर बसाया। जो आज हम जोधपुर वर्तमान में जो जिला पढ़ते हैं ना, वो जोधपुर शहर सन 1459 में राव जोधा ने बसाया था। जोधपुर को ब्लू सिटी या सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, राव जोधा ने यानी महाराणा कुंभा ने रडमल राठौड़ की हत्या कर दी। उसके बाद राव जोधा मेवाड़ में ही था। तो राव जोधा को पता चला कि महाराणा कुंभा ने मेरे पिता रडमल राठौड़ की हत्या कर दी है, तो अपनी जान बचाते हुए राव जोधा था वो मंडौर की तरफ गया। कहाँ पर गया, मंडौर की तरफ पहुंचा, लेकिन मंडौर पर पहले से ही रावचूड़ा का अधिकार था। रावचूड़ा के उत्तराधिकारी आहड़ा इंगोला का वहां पर अधिकार था। इसलिए राव जोधा मंडौर को छोड़कर बीकानेर में एक आश्रम है, काहुनी, जो कि कहां पर स्थित है, बीकानेर में। तो काहुनी आश्रम पहुंचा। काहुनी आश्रम था हड़बूजी सांकला का। राजस्थान के लोक देवता पढ़ोगे आप, तो उसमें राजस्थान के पंचपीर पढ़ोगे। पंचपीर अर्थात ऐसे 5 लोक देवता जिनकी हिंदू लोगों ने देवताओं के रूप में पूजा की और मुस्लिम लोग उनकी पूजा पीर के रूप में करते हैं। तो 5 पंचपीरों में हड़बूजी सांकला का भी नाम आता है। तो हड़बूजी सांकला का आश्रम था काहुनी गांव, वहाँ पर राव जोधा मदद के लिए पहुँचे। तो राव जोधा यानी काहुनी पहुँचे तो हड़बूजी सांकला ने राव जोधा की मदद की और हड़बूजी सांकला के आशीर्वाद से राव जोधा मारवाड़ के शासक बन गए। कहाँ के शासक बन गए, मारवाड़ के। जब मारवाड़ के राव जोधा शासक बन जाते हैं तो उन्हें डर लगता है कि कहीं राणा कुंभा दोबारा से यानी पुनः मुझ पर आक्रमण ना कर दे। तो इसलिए राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ शादी कर दी। तुम्हें पता है कि जब आपस में शादी हो जाती है, एक तरफ राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी है, एक तरफ राणा कुंभा के पुत्र रायमल हैं, तो आपस में तुम्हें पता है कि इन दोनों में रिश्तेदारी हो गई है ना। तो इसलिए रिश्तेदारी कर दी और इस संधि को मजबूत कर दिया, यानी रिश्तेदारी के तहत। अब देखो, अब बात करते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन आता है राणा कुंभा की उपाधियों से। तो राणा कुंभा की जो उपाधियां हैं, महाराणा कुंभा के इतिहास में कुल 108 उपाधियों का वर्णन मिलता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की 108 उपाधियां वर्णित हैं, लेकिन हम उन उपाधियों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो देखो कौन कौन सी उपाधि हैं। नंबर 1 अभिनव
भरताचार्य, है ना। अभिनव भरताचार्य का होता है अभि माने होता है एकदम, अभि माने होता है एकदम, नव माने होता है नवीन, और भरताचार्य, देखो भरताचार्य एक प्राचीन यानी ऋग्वैदिक काल में एक मुनि थे जो कि संगीत के बहुत अच्छे ज्ञानी थे। इसलिए वर्तमान का मतलब कलयुग का यानी वर्तमान समय का जो भरताचार्य कहा गया है वो कहा गया है महाराणा कुंभा को, अभिनव भरताचार्य। दूसरी जो उपाधि है वो है हिंद सुरतान, सुरतान, हिंद सुरतान का अर्थ होता है हिंदू शासकों में सबसे श्रेष्ठ। उसके बाद तीसरी जो उपाधि है वो है हाल गुरु, हाल गुरु। हाल गुरु का अर्थ होता है पर्वतीय दुर्गों का स्वामी। क्या होता है? पर्वतीय दुर्गों का स्वामी। इन्होंने बहुत सारे पर्वत दुर्ग बनवाए थे, पर्वतीय दुर्ग, इसलिए इन्हें हाल गुरु कहा जाता है। अब बात करते हैं छाप गुरु। छाप गुरु, और छाप गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छापामार युद्ध पद्धति में विशेष निपुण थे। प्रवीण, छापामार युद्ध पद्धति जिसे गौरेला युद्ध पद्धति कहते हैं, तो छापामार युद्ध पद्धति में प्रवीण होने के कारण, कुशल होने के कारण इन्हें छापगुरु कहा गया। उसके बाद पांचवा है शैलगुरु, छठवा है दानगुरु, सातवा है राजगुरु, आठवां है नरपति, राय रायड़, दसवीं उपाधि है राणा रासो, और 11वीं जो उपाधि है वो है नंद नदीश्वर, नंद नदीश्वर। ये भगवान शिव के उपासक थे, इसीलिए इन्हें नंद नदीश्वर कहते हैं। भगवान एकलिंग जी की पूजा करते थे, इसलिए इन्हें कहते हैं नंद नदीश्वर। उसके बाद 12वीं उपाधि है टोडर मल। गजपति। तो देखो महाराणा कुंभा की उपाधियों में महाराणा कुंभा की कुल 108 उपाधियां मिलती हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, लेकिन हमें विशेष उपाधियों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1 अभिनव भरताचार्य, नंबर 2 हिंद सुरतान, नंबर 3 हालगुरु, नंबर 4 छापगुरु, और नंबर 5 शैलगुरु, नंबर 6 दानगुरु, नंबर 7 राजगुरु, नंबर 8 नरपति, नंबर 9 राय रायड़, नंबर 10 राणा रासो, नंबर 11 नंद नदीश्वर, नंबर 12 टोडरमल, और नंबर 13 गजपति। तो ये उपाधियां थीं जिन्हें हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखो बात करते हैं दूसरा पॉइंट है राणा कुंभा के जीवन से संबंधित, वो है राणा कुंभा का सैनिक अभियान। मतलब राणा कुंभा ने किस किस से युद्ध किए थे ना। दूसरा पॉइंट क्या है? सैनिक अभियान। देखो तो सैनिक अभियान, सैनिक अभियान, सैनिक अभियानों में पहला जो युद्ध आता है वो आता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर या इसी को बोलते हैं मालवा का युद्ध।
सारंगपुर या मालवा का जो युद्ध था वो हुआ था सन 1437 ईस्वी को। कब हुआ था? सन 1437 को। अब बात करते हैं कि किस किस के मध्य हुआ था। एक तरफ थे हमारे राणा कुंभा। कौन थे? कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी प्रथम, है ना। तो एक तरफ तो मेवाड़ के शासक राणा कुंभा थे, दूसरी तरफ महमूद खिलजी थे जो कि मालवा यानी सारंगपुर के शासक थे। तो महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया, मतलब हार और जीत। इस युद्ध में राणा कुंभा की विजय हुई और महमूद खिलजी की हार हुई। अब हमें चर्चा करनी है कि इस युद्ध में जीत की खुशी में राणा कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ बनवाया। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया और विजय स्तंभ नाम से ही क्लियर हो रहा है, विजय यानी जीत की खुशी में बनाया गया स्तंभ। तो विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ और विक्ट्री टावर के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे हम विजय स्तंभ पर। विजय स्तंभ, इससे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो अवश्य आता है। तो देखो, मालवा जीत की खुशी में राणा कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। देखो, विजय स्तंभ पर बात करते हैं। विजय स्तंभ, इसी को बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ वास्तुकार, अभी रुक, हाँ, अभी बनाया तो नहीं, थोड़ा सा 9 बार
थोड़ा पॉज कर दो वीडियो, थोड़ा सा रोक दियो ना, मतलब पूरा बन जाए। राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को सन 1437 में हराया। तो अपनी मालवा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के दुर्ग में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का जो निर्माण था वह सन 1440 में स्टार्ट हुआ था, सन 1448 में संपन्न हुआ था। जो विजय स्तंभ है इसे विक्ट्री टावर या कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। विजय स्तंभ के जो मुख्य वास्तुकार थे वो जेता, नापा, पामा और पूमा थे। अब बात करते हैं कि विजय स्तंभ, इसकी टोटल इसमें 9 मंजिल है, यानी 9 मंजिला है ये। और विजय स्तंभ की टोटल ऊंचाई 120 या 122 फीट है। 120 या 22 का क्या कंसेप्ट है, क्योंकि जब राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था उस समय इसकी ऊंचाई 120 फीट थी, लेकिन राणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में इसकी 9वीं मंजिल आकाशीय बिजली गिरने के कारण टूट गई थी। इस कारण राणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया था, इसलिए वर्तमान में इसकी कुल ऊंचाई 122 फीट है। अब बात करते हैं इसकी आधार तल से चौड़ाई 30 फीट है। कितनी है? 30 फीट। और जो विजय स्तंभ है इसके बगल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है। तो प्रशस्ति और शिलालेख अलग अलग नहीं होते, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। जो प्रशस्ति होती है उसमें राजा की यशोगाथाओं का वर्णन किया जाता है, उसकी अच्छाइयों का वर्णन किया जाता है, लेकिन शिलालेख में राजा की संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना थी वो अत्रि और महेश ने की थी। अत्रि के मरने के बाद में इसे संपूर्ण रूप से लिखा था उसके पुत्र महेश ने सन 1460 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि जो आपका विजय स्तंभ है इसकी तीसरी जो मंजिल है उस पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखने से हमें पता चलता है कि यहाँ अर्थात विजय स्तंभ यानी चित्तौड़ के दुर्ग पर कभी मुस्लिमों का भी शासन रहा था। अब बात करते हैं कि चारों तरफ मतलब विजय स्तंभ के चारों तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति अधिक होने के कारण डॉक्टर हरमन गोटस ने विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा है। क्या कहा है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, मतलब यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की सर्वाधिक मूर्तियाँ हैं। अब बात करते हैं भगवान विष्णु को डेडिकेट होने के कारण, मतलब भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु स्तंभ कहा है। क्या कहा है? विष्णु स्तंभ। अब बात करते हैं कि जो विजय स्तंभ है इसमें कुल 157 सीढ़ियाँ हैं। कितनी? 157 सीढ़ियाँ। अब बात करते हैं कि जो विजय स्तंभ है वो प्रतीक चिन्ह किस किस का है। आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस की वर्दी, तो राजस्थान की पुलिस की जो वर्दी है उस पर विजय स्तंभ का चित्र बना होता है। उसके बाद RBSE राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान आपने देखा होगा 10th 12th की जब आप एग्जाम देते हो तो उसकी जो बोर्ड की कॉपी होती है उस पर विजय स्तंभ बना होता है। आपकी 10th या 12th की जो मार्कशीट होती है राजस्थान बोर्ड की उस पर विजय स्तंभ का चित्र बना होता है। उसके बाद JK सीमेंट का ये प्रतीक चिन्ह है और जयपुर मंडल का ये प्रतीक चिन्ह है। अब बात करते हैं कि भारतीय डाक विभाग ने 15 अगस्त 1949 को इस विजय स्तंभ पर 50 पैसे का डाक टिकट जारी किया। अब बात करते हैं कि जो विजय स्तंभ है उसके बारे में विश्व के इतिहासकारों ने क्या क्या मत दिए हैं। तो देखो, एक इतिहासकार है जिनका नाम है फर्ग्यूसन। तो फर्ग्यूसन ने इस विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की है। देखो, इटली की राजधानी रोम के अंदर एक शहर है टार्जन में भी इस प्रकार की एक इमारत बनी है, इसलिए फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को कंपेयर किससे किया है? रोम के टार्जन से। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टॉड, ये राजस्थान के इतिहास के जनक। तो कर्नल जेम्स टॉड ने
इस विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी बेहतर इमारत बताया। मतलब उसने कुतुब मीनार से अच्छी इमारत किसे वो बताया? विजय स्तंभ को, है ना। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं कि जो विजय स्तंभ है, हाँ, तो विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर ये आपका राजस्थान कला संस्कृति के अंदर भी स्थापत्य कला जो टॉपिक है उसमें राजस्थान के दुर्गों में पढ़ा जाता है ना। तो आज इतना ही बहुत है। सभी से विशेष निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्ते, राम राम।